साथियों जय जोहार। इस वीडियो में हम नियमितीकरण के लिए पात्र और अपात्र कर्मचारियों की जानकारी के बारे में बात करेंगे कि पात्र कौन से कर्मचारी हैं और अपात्र कौन से कर्मचारी हैं, नियमितीकरण के लिए क्या पात्रता और शर्तें हैं, उसके बारे में विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी आदेशों की कॉपी भी आपको आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 2008 में जो आदेश जारी किया गया था उसमें क्या सेवा शर्तें थी, किन शर्तों के अधीन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाना था। तो सबसे पहले एक लेटर के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि रवि गढ़पाले जी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए गई थी। इसमें इनके द्वारा जानकारी चाहिए गई थी कि कौन सी नियुक्तियां वैध हैं और कौन सी नियुक्तियां अवैध हैं। तो रवि गढ़पाले जी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई थी। इनके द्वारा पत्र 3/1/2022 को लिखा गया था। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी और ये पत्र शासन के पास पहुंचा है 18/1/2023 को। तो जवाब देने में पूरा 1 साल का समय इसमें लग चुका है सूचना के अधिकार के तहत। तो इसमें जो बताया गया है कि अवगत हों कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5/3/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/4/2006 के अनुसार अनियमित और अवैध नियुक्तियों को परिभाषित किया गया है। तो अनियमित नियुक्तियां किन्हें कहा जाता है, इसमें बताया गया है कि अनियमित नियुक्तियां उन्हें माना जाएगा जिनमें नियुक्त व्यक्ति संबंधित पद के लिए सभी प्रकार की अर्हता रखता है लेकिन नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यानी कि अगर कोई विज्ञापन जारी किया गया है उसमें जो भी सेवा शर्तें बताई गई हैं उन सभी की कर्मचारी पूर्ति करता है जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, लेकिन जो नियुक्ति है उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कर्मचारी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, वह पूरी अर्हता रखता है, लेकिन नियुक्ति में जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है, तो उसमें कर्मचारी की कोई भी गलती नहीं है, विभाग की गलती है, क्योंकि उसके पास सभी प्रकार की जो सेवा शर्तों के तहत अर्हता है वह उसके पास है, लेकिन विभाग ने जो भर्ती की है नियम के विरुद्ध की है। तो ऐसे में उस कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता होगी। अब बात कर लेते हैं अवैध नियुक्ति की। तो अवैध नियुक्ति इसमें बताया गया है कि जहां कोई व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं है, यानी कि नियमितीकरण के लिए जो अर्हता होती है उसकी पात्रता उसके पास नहीं है, जो भी वैकेंसी भरी जा रही है, लेकिन उसको जो नियुक्त कर दिया गया है उसके पास अर्हता नहीं है लेकिन फिर भी उसको नियुक्ति दे दी गई है, तो ऐसे कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ना ही कोई अर्हता है ना ही कोई दस्तावेज हैं, लेकिन उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये नियम के विपरीत भर्ती हुई है, तो उसको नियमितीकरण की पात्रता इसमें नहीं होगी। इसके लिए इसमें बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 5/3/2008 का जो आदेश है उसमें बताया गया है कि कौन से कर्मचारी पात्र हैं और कौन से कर्मचारी पात्र नहीं हैं। तो हम सबसे पहले 5/3/2008 का जो आदेश है, कुल 7 पेज का ये आदेश है, उसमें हम देखेंगे कि इसके लिए पात्रता सेवा शर्तें क्या हैं। नियमितीकरण के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और तदर्थ कर्मचारी, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक पात्रता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 5/3/2008 का जो आदेश है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर 5 मार्च 2008 को ये आदेश जारी किया गया था और इसमें जो नियमितीकरण के लिए सेवा शर्तें हैं उसके बारे में बताया गया है। विषय इसमें है दैनिक वेतन अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण बाबत। इसमें बताया गया है कि दिनांक 31/12/1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण राज्य शासन के द्वारा 31/1988 के पूर्व दिनांक 31/1988 के पूर्व जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उस श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए परिपत्र दिनांक 9 जनवरी 1990 और उसके बाद में भी योग्य निर्देश प्रसारित किए गए हैं। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न है। उक्त परिपत्रों के अनुसार दिनांक 31/12/1988 तक के दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित अथवा आकस्मिकता सेवा में पदों की जो व्यवस्था है नहीं हो तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाए, और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकता के अनुसार पद
सृजित भी किया जाए और नियमितीकरण की जो कार्रवाई है उसको किया जाए। इसके संबंध में दिनांक 31/12/1988 तक के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों के नियमित करने के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उसमें जो प्रावधान हैं नियमितीकरण की कार्रवाई उसके अनुसार की जानी है। तो क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि दिनांक 1/1/1989 से दिनांक 31/12/1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण, यानी कि 1/1/1989 से 31/12/1997 तक की अवधि के जो दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण इसमें किया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य और अन्य विरुद्ध उमा देवी एवं अन्य 2006 SCC के प्रकरण दिनांक 10/4/2006 को आदेश पारित कर यह सामान्य निर्देश दिया गया है कि केवल एक बार एक समय के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक समय से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगी तदर्थ अस्थायी कर्मचारियों को अनियमित नियुक्ति को नियमित करने की कार्रवाई की जानी है। यानी कि एक बार एक समय के लिए नियमितीकरण करने की जो कार्रवाई है वह करना था 2008 के आदेश के अनुसार। इसमें 1/1/1989 से 31/12/1997 तक के जो दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण करना था। उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दैनिक वेतनभोगी तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। इसमें जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है इन मापदंडों पर की जानी है। क्या मापदंड है? पहला इसमें है व्यक्ति रिक्त स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया हो, यानी कि जो कर्मचारी कार्यरत है वह या तो नियमित पद के विरुद्ध कार्य कर रहा हो या फिर जिस पद पर वह कार्य कर रहा हो वह सेटअप में स्वीकृत होना चाहिए और विभागीय भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं रखता हो तो ही नियमितीकरण उसका हो पाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नियमितीकरण के संबंध में इसमें दिशा निर्देश बताए गए हैं 2008 में उसके तहत नियमितीकरण हो चुका है। तो जो नियमितीकरण के लिए शैक्षणिक योग्यता रखता होगा उसी का नियमितीकरण हो पाएगा और जो रिक्त पद के विरुद्ध या सेटअप में जिस पद पर वह कार्य कर रहा है वह स्वीकृत होना चाहिए तभी उस कर्मचारी का नियमितीकरण हो पाएगा इस आदेश के मुताबिक। दूसरा इसमें कहा गया है कि दैनिक वेतन तदर्थ रूप में अथवा कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर जब नियुक्ति हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही हो और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तभी संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते हुए विचार किया जा सकेगा। यानी कि जिस पद पर वह कार्य कर रहा हो, चाहे वह दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्य कर रहा हो या फिर कलेक्टर दर के पद पर कार्य कर रहा हो, जब से उसकी नियुक्ति हुई हो तब से लेकर अब तक, यानी कि जब उसका नियमितीकरण हो रहा हो तब तक उस पद की आवश्यकता हो तभी उस कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाएगा। जिस पद पर वह कार्य कर रहा है उस पद की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कर्मचारी को घसीटे जा रहे हैं, उस पद की ज़रूरत ही नहीं है, तो उन कर्मचारियों का नियमितीकरण भी इसमें संभव नहीं हो पाएगा। पद की आवश्यकता भी होनी चाहिए तभी उसका नियमितीकरण हो पाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतनभोगी चाहे वह कलेक्टर दर पर हो के रूप में तदर्थ रूप में दिनांक 31/12/1997 तक लगातार उसी पद पर या समकक्ष पद पर कार्य किया हो, इसके संबंध में लगातार कार्य करना, सेवा देना तभी माना जाएगा यदि प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक 1 माह से अधिक की ना हो। लगातार सेवा के लिए हड़ताल की अवधि सेवा में ब्रेक नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहा है उस पर लगातार उसकी सेवा होनी चाहिए, 1 महीने से अधिक की उसकी सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब सेवा वृद्धि होती है तो 1 दिन की सर्विस ब्रेक की जाती है, लेकिन 1 महीने से अधिक अगर वह अपनी सेवा पर नहीं है और 1 महीने से अधिक उसको हो गया है तब वह नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि दिनांक 31/12/1997 तक दैनिक वेतन अथवा तदर्थ नियुक्ति एवं कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाएगा। व्यक्ति यदि कार्यभारित पदों के विरुद्ध कार्यरत है तो कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाएगा। यानी कि अगर किसी पद पर वह कार्यभारित है तो उसको उसी पद पर नियमितीकरण किया जाएगा और नियमित पद के विरुद्ध अगर वह कार्य कर रहा है तो उसको नियमित पद के विरुद्ध भी उसको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आगे इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन किया जाए। अर्थात दैनिक वेतन तदर्थ रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित हैं रोस्टर के अनुसार उसी बिंदु के समक्ष उसका नियमितीकरण किया जाएगा। यानी कि रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो
उम्मीदवार हैं उसके अभाव में अगर पद रिक्त रहता है तो भविष्य में होने वाली रिक्तियों में उस पद की पूर्ति के लिए आरक्षित बिंदुओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैकलॉग की पूर्ति की जो है वह कार्रवाई की जाएगी। अगर व्यक्ति उपलब्ध है तो उसको उस पद में नियमितीकरण किया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि नियमितीकरण स्वीकृत एवं रिक्त पद पर ही किया जाएगा और इस हेतु जिन विभागों में आवश्यक हो वहां सांख्येतर पद निर्मित किए जाएं। यदि पद ही कलेक्टर दर पर स्वीकृत हो तो स्वीकृत पदों को नियमित वेतनमान में परिवर्तित करना होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर दर के पद पर कार्यरत है तो उस पद को नियमितीकरण के लिए नियमित कर दिया जाएगा और उसके लिए वेतनमान भी फिक्स करना होगा। अगला इसमें बताया गया है कि परिपत्र जारी होने के बाद प्रशासकीय विभागों के द्वारा नियमितीकरण के आदेश जिस दिन जारी किए जाएंगे उसी दिनांक से ही नियमित कर्मचारी माने जाएंगे। यानी कि जिस दिन से उनका आदेश जारी होगा उसी दिन से वे कर्मचारी नियमित माने जाएंगे। पूर्व की सेवा को इसमें गणना नहीं किया जाएगा और जो वरिष्ठता है जिस दिन नियमितीकरण हुआ है उसी दिन से मानी जाएगी। तो साथियों 5/3/2008 के आदेश के अनुसार जो प्रमुख बिंदु थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किन बिंदुओं पर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, क्या पात्रता शर्तें रहेंगी और क्या अहर्ता रहेंगी जिनको पूर्ति करने वाले कर्मचारियों का ही नियमितीकरण होगा। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन सी नियुक्तियां वैध हैं और कौन सी नियुक्तियां अवैध हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो जिन नियुक्तियों के लिए कर्मचारी पूरी अहर्ता रखता है लेकिन नियुक्ति में भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो ऐसी नियुक्तियों को वैध माना जाएगा। लेकिन अगर नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है लेकिन जो कर्मचारी है, जो कैंडिडेट है, वह अहर्ता पूरी नहीं करता है, उसको किसी सोर्स सिफारिश के तहत नियुक्ति दी गई है तो उस नियुक्ति को अवैध माना जाएगा। यानी कि आप जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं उसी पद पर आपको नियमितीकरण किया जाएगा। अगर आप उस पद के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट अगर नहीं है और अगर आपको उस पद पर नियुक्ति दे दी गई है तो वह नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। इसके लिए आप नियमितीकरण के पात्र नहीं होंगे। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस आदेश की PDF फाइल को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने साथियों को शेयर करना चाहते हैं तो इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लगातार डालते रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़।